नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपके पेपर बड़े मस्त चल रहे होंगे। बच्चों, बायोलॉजी के बाद आपका केमिस्ट्री का पेपर है और बायो वाले स्टूडेंट के लिए ये लास्ट पेपर है। इसमें अपनी पूरी एनर्जी लगा दो, पूरी ऊर्जा लगा दो अपनी, अच्छे से तैयारी करो विदाउट टेंशन के, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर होने के बाद फिर आपको एंजॉय करना है। हालांकि मैथमेटिक्स वालों के लिए केमिस्ट्री के बाद में मैथमेटिक्स का पेपर भी देना है। चलिए, तो आज जो है हम चर्चा करेंगे, जो इस पेपर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना खुद का एनालिसिस कीजिएगा कि हमें कितना आता है। पेपर जो है सभी पूरा कॉम्बिनेशन के हिसाब से आ रहा है, ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन बैंक से आ रहा है। क्वेश्चन बैंक जो सेटर होते हैं, डिपार्टमेंट होता है आईटी सेल डिपार्टमेंट, तो क्वेश्चन बैंक जो बनाई वो किसी दूसरे टीचर ने बनाई होगी, और जो पेपर सेटर है वो कोई दूसरे टीचर है। सेम टीचर नहीं होते कि भैया जिन टीचर ने क्वेश्चन बैंक को प्रिपेयर किया है एमपी बोर्ड के लिए, वही जो है आपके लिए जो है वो पेपर सेटर होंगे। पेपर सेटर अलग अलग होते हैं भैया, है ना। कई लोगों का बुलाया जाता है पेपर सेटिंग के लिए और उनमें से एक अल्टीमेटली अल्टरनेट पेपर निकाला जाता है, वो पेपर जो है आपके एग्ज़ाम में दिया जाता है। तो फिजिक्स में कुछ बच्चे बोल रहे थे कि क्वेश्चन बैंक से नहीं बेटा क्वेश्चन बैंक में से कितने, मतलब आप ये सोचो कि पूरा क्वेश्चन बैंक में से आपका 100% बैठे, तो 100% गारंटी थोड़ी होती है क्या कि क्वेश्चन बैंक में से 100% बैठ जाए। हाँ, 60-70% जो है बैठ रहा है क्वेश्चन बैंक में से। इसके अलावा जो 100% आपको नंबर चाहिए, तो आपको 100% प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जो आपके सिलेबस दे रखा है, पाठ्यक्रम दे रखा है, उतना सारा पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप स्ट्रेटेजी बनाओ, प्लानिंग बनाओ कि हाँ हमें जो है अच्छे नंबर लाने हैं कम टाइम में, तो उसके लिए स्ट्रेटेजी बनती है कि भैया हम पुराने पेपर से देखें, मॉडल पेपर से देखें, क्वेश्चन बैंक देखें, और जितना हो टाइम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करें। एक और चीज़ है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में मेनली जो पूछे जा रहे हैं, रिक्त स्थान पूछे जा रहे हैं, बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सही जोड़ियाँ पूछी जा रही हैं, वन वर्ड पूछे जा रहे हैं, ये आ रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत। 28 नंबर। अब ये 28 नंबर जो है, लगभग मेरा जो मानना है कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं वो आपके 50% जो आपके उसमें से बैठ जाए काफ़ी है, जो आपका जो क्वेश्चन बैंक दे रखा है उनमें से। इसके अलावा जो बाकी आपको 100% करना है, तो इसके लिए ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए। ब्लूप्रिंट का एनालिसिस कीजिए कि आपका ब्लूप्रिंट में कौन कौन सी यूनिट कितने नंबर की है और किस हिसाब से किसमें कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, किसमें कौन सी यूनिट 2 नंबर की है, कौन सी 4 नंबर की है, कौन सी 5 नंबर की है। पूरा उसका एनालिसिस कीजिए और ज़्यादा पढ़िए, कम पढ़ के मत जाइए, ठीक है। अब बात करें जो आज का जो टॉपिक है आपका केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में जो है ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो बेटा जी जो ये है, आप इसको जो है तैयार कीजिए। अभी आपको थोड़ा सॉल्व भी करवा देते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करवा देते हैं, बाकी जो के क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए, तो बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है आपका सही विकल्प वाला। सही विकल्प वाले बेटा सबसे पहले क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन है, सिलिकॉन कार्बाइड निम्नलिखित प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है। किस प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है? अब यहाँ पर बच्चे हूबहू ये क्वेश्चन अगर रटके गया है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन चेंज कर दिए हैं या दूसरे ऑप्शन दे दिए हैं, या सिलिकॉन कार्बाइड की जगह कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लिया है, तो अब आप इसको याद करने जा रहे हो, तो सभी को थोड़ा बुक्स का भी सहारा लीजिए कि किस किस के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। कई क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। चलिए, शुरुआत सिलिकॉन कार्बाइड जो किस प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है, तो यहाँ का इसका सही ऑप्शन होगा सहसंयोजी ठोस। अगला है, वह कारक जिस पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है। बेटा जी, वह कारक जिस पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? अभिकारक की प्रकृति पर, अभिकारक के आयतन पर, अभिकारक पर आरोपित दाब पर, या अभिकारक की सांद्रता पर। तो इसका सही ऑप्शन है अभिकारक की सांद्रता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हार्डी-शुल्जे का नियम संबंधित है। किससे संबंधित है भैया? हार्डी-शुल्जे का नियम जो स्कंदन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? स्कंदन से रिलेटेड है। हार्डी-शुल्जे का नियम स्कंदन से रिलेटेड है। चलो, साधारण ताप पर अमोनिया क्या है? अमोनिया जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस पर क्या है? अमोनिया। साधारण ताप पर अमोनिया, नॉर्मल टेम्परेचर पर अमोनिया जो है द्रव अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है? द्रव अवस्था में। टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो अमोनिया किस अवस्था में चली जाएगी? गैस अवस्था में चली जाएगी। आगे बढ़ते हैं। PMMA का पूरा नाम है, PMMA का पूरा नाम है पॉलीमेथिल मैथ एक्रिलेट।
ये फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही है बेटा जी। पॉलीमेथिल मेथ एक्रिलेट PMMA का पूरा नाम है। PVC का एक लक है, तो PVC जो है विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है, तो PVC का बहुलक विनाइल क्लोराइड होगा। चलिए, वेरोनल सेकोनल का उदाहरण है। वेरोनल सेकोनल किसका उदाहरण है? अब इसमें आपको सभी के एग्जाम्पल याद होने चाहिए, तब आप बहुत जल्दी बता पाओगे। प्रतिजैविक, प्रशांतक, प्रतिरोधी के, जौरनाशिक, इनके सबके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। तो वेरोनल जो है किसका एग्जाम्पल है? प्रशांतक के। ठीक है, प्रशांतक के एग्जाम्पल हैं वेरोनल। चलिए आगे बढ़े। पेपर जो हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में आता है और ये पूरा पैटर्न दे रखा है, और मेरा मानना है कि यहाँ पर जो पैटर्न दे रखा है उस पैटर्न में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब बात करें रिक्त स्थान की, बात करें अंतः केंद्रित घनी क्रिस्टल में परमाणु की संख्या होती है। अब इमेजिनेशन करना है कि अंतः केंद्रित घनी क्रिस्टल कैसा होता है, फलक केंद्रित घनी क्रिस्टल कैसा होता है, सरल केंद्रित घनी क्रिस्टल कैसा होता है, उनमें परमाणु की संख्या क्या होती है। अब यहीं से अब आप इसको रट के नहीं जाना, इसके साथ साथ में फलक का भी याद रखना, सिंपल का भी याद रखना, और जो है एंड सेंटर्ड घनी क्रिस्टल होता है उसको भी याद रखना। सभी के लिए सभी को आप क्लासीफाई करो, सभी के बारे में देखिए। चलिए, अंतः केंद्रित घनी क्रिस्टल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? अंतः केंद्रित, तो उसमें कितनी होती है? 2 होती है। अंतः केंद्रित घनी क्रिस्टल में परमाणु की संख्या कितनी होती है बेटा जी? 2 होती है। काय केंद्रित में भी 2 होती है। झाग प्लवन विधि, झाग प्लवन विधि अयस्क के सांद्रण हेतु प्रयुक्त की जाती है। कौन से अयस्क के सांद्रण के लिए प्रयुक्त की जाती है झाग प्लवन विधि? सल्फाइड अयस्क के, सल्फाइड अयस्क के लिए। SO2 द्वारा विरंजन क्या होता है भैया? SO2 द्वारा विरंजन जो है अपचयन क्रिया के द्वारा पूरा होता है। किसके द्वारा? अपचयन। और अपचयन क्रिया के द्वारा पूरा होता है तो ये अस्थायी होता है विरंजन, SO2 द्वारा किया गया विरंजन। ठीक है। फार्मेल्डिहाइड पर अमोनिया की क्रिया से बढ़ने वाले यौगिक का नाम। जब फार्मेल्डिहाइड और अमोनिया की क्रिया होती है तो यूरोट्रोपिन बनता है ना? क्या बनता है? यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन बेटा जी, यूरोट्रोपिन बनता है। और यूरोट्रोपिन का जो दूसरा नाम है हेक्सामेथिल टेट्राएमीन भी है। हेक्सामेथिल टेट्राएमीन, ये भी नाम है यूरोट्रोपिन का, ध्यान से देखना। चलिए, एमाइड से एमीन बनाने की अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कौन सी होती है? हाफमैन। अब जब आप इसका एनालिसिस कर रहे हो तो एक पैटर्न दे रखा है, आप एनालिसिस कर रहे हो तो इस टाइप से और भी क्वेश्चन देखे आप कि यार इसकी और इसके साथ क्रिया होती है तो वो नेम रिएक्शन में क्या होता है। कुछ एग्जांपल्स देखे, ध्यान से पढ़े तो पेपर बढ़िया जाएगा। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने अणु प्राप्त होते हैं ATP के? 38 ATP। कई बार पूछा गया है ये, 38 ATP अणु प्राप्त होते हैं, 38 ATP आएगा। प्रति अम्ल का उदाहरण है। अब प्रति अम्ल का कौन सा भी उदाहरण याद रखिए। यहाँ पर अपन देंगे रेनिटिडिन। रेनिटिडिन जो है प्रति अम्ल का एग्जाम्पल है। चलिए, ये हो गए आपके रिक्त स्थान सभी कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा, आगे बढ़े अपन। अब है आपके सामने सही जोड़ियाँ। क्या बात करें अपन? सही जोड़ियों की बात करें। चलिए, CaF2 किस प्रकार का यौगिक है? आयनिक यौगिक है। कैल्शियम फ्लोराइड क्या है? एक आयनिक यौगिक है। 5वां वाला सही होगा इसका। अच्छा, स्वर्ण संख्या किससे रिलेटेड है? स्कंदन से रिलेटेड है, स्कंदन शक्ति से रिलेटेड है। मेलेकाइट जो है क्या है? कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। तो CuCO3.CuOH2, ये है मेलेकाइट भैया। क्लोरीन के लिए कौन सा सही है? तीक्ष्ण हरी पीली रंग की गैस है क्लोरीन, तीक्ष्ण हरी पीली रंग की गैस है। प्रोटीन भाई साहब, प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक, बहुत सारे एमिनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। प्राकृतिक बहुलक कौन सा है भैया इनमें? सेल्यूलोज जो है प्राकृतिक बहुलक है। सेल्यूलोज को प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। सेल्यूलोज है, स्टार्च है, इनको प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। एस्प्रिन क्या है? एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल है। एस्प्रिन जो है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल है। तो भाई साहब ये हो गए आपके कंप्लीट। क्या हो गए? सही जोड़ियाँ। आपकी मैच दी कॉलम कंप्लीट। सही जोड़ियाँ कंप्लीट। आगे बढ़े। चलिए,
अब आपके वन वर्ड वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। वन वर्ड वाले क्वेश्चन में ध्रुवीय आणविक ठोस का उदाहरण है। अब उदाहरण याद रखिए ध्रुवीय आणविक ठोस के, कौन कौन से एग्जाम्पल है ध्रुवीय आणविक ठोस के। भाई साहब ध्रुवीय आणविक ठोस के एग्जाम्पल है HCl हो गया, SO2 हो गया, ये ध्रुवीय आणविक ठोस के एग्जाम्पल हैं। क्वांटम दक्षता का सूत्र बताइए भैया, क्वांटम दक्षता का सूत्र क्या होता है? तो क्वांटम दक्षता का सूत्र जो है, क्वांटम दक्षता को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। क्वांटम दक्षता को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वांटम दक्षता बराबर रासायनिक अभिक्रिया की गति लिखोगे आप, क्या लिखोगे? रासायनिक अभिक्रिया की गति, रासायनिक अभिक्रिया की गति बटे रासायनिक अभिक्रिया की गति बटे प्रति सेकंड अवशोषित आइंस्टाइनों की संख्या। प्रति सेकंड अवशोषित आइंस्टाइनों की संख्या, प्रति सेकंड अवशोषित आइंस्टाइनों की संख्या। अगला क्वेश्चन आपका, फोटोग्राफी में टोनिंग के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है भैया? क्लोरोआनिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। क्लोरोआनिक अम्ल, क्या लिखोगे आंसर? क्लोरोआनिक अम्ल। क्लोरोआनिक अम्ल। और क्लोरोआनिक अम्ल का जो फार्मूला होता है HAuCl4, क्लोरोआनिक अम्ल का HAuCl4। चलिए आगे बढ़े। पी ब्लॉक तत्वों का सामान्य सूत्र, पी ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, पी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सामान्य सूत्र क्या है? इसका सामान्य सूत्र होगा NH2 NP1 से 6 तक, NH2 NP1 से 6 तक इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अपवाद कौन सा है इसमें? अपवाद होगा हीलियम, क्योंकि हीलियम का सिर्फ NH2 होता है। अपवाद इसमें क्या होता है? अपवाद हीलियम होता है। चलो, K4FeCN6 का IUPAC नाम लिखिए। K4FeCN6 का IUPAC नाम, इसका IUPAC नाम होगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी सेकंड। चलिए दूसरे कलर से लिख लेते हैं। इसका IUPAC नाम है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, सेकंड इसका IUPAC नाम होगा बेटा जी। ठीक है, सेकंड क्या है? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? इसकी 4 × +1 है। ठीक है, एक की +1 होती है, 4 पोटेशियम है, +x + 6 - 1 बराबर होता है 0। तो x बराबर 6 उधर चला जाएगा, 6 - 4 कितनी आ जाएगी? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आ जाएगी। ऋणावेशित लिगेंड है, इसलिए इसके नाम के अंत में क्या लगाया? 8 लगाया। इसका नाम क्या हुआ? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। बिल्कुल सही है। कार्बोनिल अम्ल की संरचना लिखिए। कार्बोलिक अम्ल की संरचना लिखिए। कार्बोलिक अम्ल फिनॉल को कहते हैं, और फिनॉल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? C6H5OH। फिनॉल का सूत्र होता है C6H5OH। और चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, दोनों तरह से एक फार्मूला लिखा और ये C6H5OH ऐसे भी लिखो, चलेगा। मस्टर्ड आयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है भैया? मस्टर्ड आयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? तो इसका मुख्य उत्पाद होता है एथिल थायोसाइनेट। लिखोगे इसका मुख्य उत्पाद क्या है? एथिल थायोसाइनेट। एथिल थायोसाइनेट इसका जो है मुख्य उत्पाद है मस्टर्ड आयल अभिक्रिया का। क्लियर है? एथिल थायोसाइनेट, इसका फार्मूला होता है ये CH3 CH2 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। एथिल थायोसाइनेट जो है इसका मुख्य उत्पाद है। चलिए, तो ये जो हो गया है वन वर्ड वाले क्वेश्चन सारे कंप्लीट आपके। मेरी बात समझे? हमने कर लिए कंप्लीट, वन वर्ड क्वेश्चन कर लिए हैं, मैथ्स वाले कर दिए हैं, मतलब सही जोड़ियाँ कर ली हैं, रिक्त स्थान कर लिए हैं, और बहुविकल्पी प्रश्न कर लिए हैं। आगे वाले क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करवाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। इससे आगे वाले क्वेश्चन
अभी इनके प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आप खुद जो है इसका एनालिसिस कीजिएगा, इनके बाकी आगे वाले क्वेश्चन में समझा दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आप जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आगे वाले क्वेश्चन जो है मैं जब भी बताऊं, वीडियो बनाऊं, तो आपके पास में सबसे पहले मैसेज आ जाए। चलिए 5वां क्वेश्चन ये है, स्क्रीनशॉट लीजिए। धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के कोई 2 उदाहरण दीजिए। ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के कोई 2 उदाहरण दीजिए। अब इनमें डिफरेंस भी आ सकता है, तो इसको आदर्श और अनादर्श विलयन को अच्छी तरह से पढ़िएगा। अनादर्श विलयन के अंतर्गत ही वापस धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन आते हैं, ठीक है। आदर्श और अनादर्श विलयन पढ़िएगा, और अनादर्श विलयन के अंतर्गत ही वापस क्या आते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन आता है। अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा पूरी तरह से इसको। फिर बात करें अपन द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, में क्या अंतर है, और भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है। अब ये क्वेश्चन तो कर ही रहे, ऐसा थोड़ी कि सेम एचडीसी पेपर आ जाए। इसके अंतर्गत कौन कौन से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे ये यूनिट में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा 70 रसायन में से। टिंडल प्रभाव क्या है, हार्डी-शुल्जे का नियम क्या है, ब्राउनी गति क्या है, इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनते हैं। मेरी बात समझे, आगे बढ़े। क्लोरीन द्वारा फलों का विरंजन या फूलों का विरंजन स्थायी होता है, जबकि SO2 द्वारा अस्थायी होता है। क्यों होता है मालूम है, अभी जस्ट बताया था। SO2 द्वारा अपचयन क्रिया के द्वारा होता है, और इसके द्वारा विरंजन किसके द्वारा होता है, ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। तो वायुमंडलीय ऑक्सीकरण का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसके द्वारा विरंजन स्थायी होता है, और इसमें वायुमंडल के ऑक्सीजन द्वारा वापस जो है रंगहीन पदार्थ वापस क्या हो जाता है, रंगीन हो जाता है। चलिए, साधारण ताप पर H2O द्रव है, जबकि H2O गैस है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, H2S में नहीं पाए जाते हैं। अम्लराज क्या है, इसके उपयोग लिखिए भैया। F2O को फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं माना जाता है, क्यों भैया। EDTA का पूरा नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए। EAN का पूरा नाम एवं सूत्र लिखिए। EAN का पूरा नाम लिखिए और सूत्र लिखिए। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकाली जाती है, इसके बारे में बता रखा है। निम्नलिखित क्षारीयता के क्रम निर्धारित कीजिए, इनमें क्षारीयता का क्रम निर्धारित कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका C3H9N के कोई 2 समावयवी यौगिकों के एवं सूत्र लिखिए। ज़ीट्रा आयन की संरचना लिखिए। प्रोटीन का विकृतीकरण लिखिए। 2 2 नंबर के कितने सारे क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया। छाप के आना है आपको। प्रतिजैविक एवं प्रतिरोधी में एक एक उदाहरण लिखिए। पीड़ाहारी एवं सल्फा औषधियों में के एक एक उदाहरण लिखिए। क्वथनांक में उन्नयन की परिभाषा लिखिए। एक सवाल आ सकता है, कहाँ से आ सकता है, विलियन वाले चैप्टर से। 12.5 ग्राम यूरिया के 170 ग्राम जल में विलियन के क्वथनांक में उन्नयन 0.63 केल्विन पाया गया। यूरिया के अणुभार की गणना कीजिए। बहुत बढ़िया। तो फार्मूला मेकिंग है, बिल्कुल एक फार्मूले से आप जो है इसको कर सकते हो। हिमांक में अवनमन को परिभाषित कीजिए। एक विद्युत अनपघट्य में 1.00 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन के हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है। विलय का आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा, आ सकता है, कई बार पूछा गया है। अभिक्रिया की कोटि और अनुसंख्यता में कोई 3 अंतर। अभिक्रिया की दर एवं दर स्थिरांक में कोई 3 अंतर। अब बच्चे क्या सोच रहे हैं जो कम पढ़ने वाले होते हैं कि हमारा तो एज इट इज़ पेपर दे दो हमको तो, और वो कोई क्वेश्चन कर ले। भैया 11th में हुआ होगा, रिवीजन टेस्ट में हुआ होगा, जब आपने घर से एग्ज़ाम दी थी तब आपने देख के दी आराम से। लेकिन अब जो है एक तरह से पढ़ाई जो है एक तरह से प्लेटफॉर्म पर आ गई है, और अब जो है पढ़ाई करना ही है आपको। तो हर एक पूरा पेपर तो वो नहीं आ सकता ना, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे उसमें। लेकिन ये क्वेश्चन अच्छे से करके आइए, अगर इसमें से क्वेश्चन आ गया तो पूरा छाप के आइए, कहाँ प्रॉब्लम है। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल में विभेद की विक्टर मेयर विधि लिखिए। फिनॉल से निम्नलिखित, आप फिनॉल की सारी केमिकल रिएक्शन कर लीजिए। अब ये 3 रिएक्शन करो, जरूरी थोड़ी इससे रिलेटेड जो भी रासायनिक अभिक्रिया है सब करो। फिनॉल से निम्नलिखित कैसे प्राप्त करोगे, पिक्रिक अम्ल, एनिलीन, पैराबेंजोक्विनोन प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिवर्तन के लिए केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। रजत दर्पण परीक्षण और एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन कर रहे, रोजनमुंड भी करिए, केनिजरो भी करिए। जरूरी थोड़ी ये कहीं एज इट इज करके जाओ, ठीक है, ये तो करना ही, इसके अलावा भी करना अपने को। निम्नलिखित को समीकरण सहित लिखिए। एस्टरीकरण की अभिक्रिया लिखिए और विकार्बोक्सिलीकरण की अभिक्रिया लिखिए। निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखिए। 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 ब्रोमो, 3 मेथिल पेंटेन, 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन, 2-in-1,1,1 ट्राइक्लोरोमेथेन। रासायनिक सूत्र लिखने इनके। तो इसके अलावा कुछ और रासायनिक सूत्र भी याद करने पड़ेंगे, जरूरी थोड़ी कि एज इट इज ये ही रासायनिक सूत्र पूछे। रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। वुड्स अभिक्रिया, हुनसडीकर अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन सारी याद कर लीजिए। आपका अगला है 5 नंबर का क्वेश्चन, विशिष्ट चालकता, आणविक चालकता और तुल्यांकी चालकता की परिभाषा। अब विशिष्ट चालकता, इनकी परिभाषा, सूत्र और इकाई लिखिए। अलग अलग भी पूछा जा सकता है विशिष्ट चालकता, आणविक चालकता के बारे में।
अगला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोलराउश का नियम लिखिए तथा कोई अनुप्रयोग लिखिए 2। संक्रमण तत्व की परिभाषा, सामान्य सूत्र एवं कोई 4 उपयोग लिखिए। अंतर संक्रमण तत्व की परिभाषा, सामान्य सूत्र और कई 4 अंतर लिखिए। अब इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर किसे कहते हैं, लेंथेनाइड संकुचन क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस टाइप से आपको जो है क्वेश्चन करने हैं। तो जो बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो आए सबसे पहले आपके पास आए, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, आप जो है चूक नहीं जाए। ठीक है, केमिस्ट्री की मैंने काफ़ी हद तक अच्छी प्रिपरेशन करवा रखी है। सारे क्वेश्चन बैंक के तो क्वेश्चन बैंक की चर्चा नहीं करेंगे, अब हम चर्चा करेंगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, क्योंकि क्वेश्चन बैंक की तो हर यूनिट मैंने बना रखी है, वीडियोस बना रखी है, हर यूनिट वाइज वीडियो बना रखी है। तो वहाँ से जल्दी से आप जो है चैनल पर जाइए और वो प्लेलिस्ट ढूंढिए। प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन भी इस वीडियो में दे दूंगा, ये जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बहुत सारे वीडियोस की ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस की मैं इसमें लिंक देने वाला हूँ। ठीक है साथियों, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ये दम लगा दीजिए। लास्ट पेपर है बायोलॉजी वालों के लिए और मैथमेटिक्स वालों के लिए भी बढ़िया बात है कि इस पेपर के बाद सिर्फ मैथमेटिक्स का पेपर और देना है। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।